अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ क्लास। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर के जो है हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री समझते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो इनेक्ट हुआ था 1 सितंबर 1872 में। 1 सितंबर 1872 1872 में ये इनेक्ट किया गया था, इसको बनाया गया था फॉर द पर्पस टू रेगुलेट ऑल द एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेव द राइट्स ऑफ पार्टीज ऑफ एनी सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट टेकिंग प्लेस इन सब कॉन्टिनेंट रूल्ड बाय ब्रिटिश। सब कॉन्टिनेंट पे जब ब्रिटिश रूल था उस दौरान पार्टीज़ अगर कोई भी एग्रीमेंट करती थी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती थी, तो उस एग्रीमेंट और उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी उनके राइट्स या ड्यूटीज़ वगैरह अराइज होते थे, उस राइट्स को सेव करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को इनेक्ट किया गया। इसके बाद बताया गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। उस टाइम पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने अपने कॉमन कल्चर, जो इनका इंग्लिश कॉमन कल्चर था, उसके अकॉर्डिंग, उनके उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो है पास किया था। ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ था कि आफ्टर पार्टीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई, तो फिर पाकिस्तान ने जो है इसको सर्टेन अमेंडमेंट्स के बाद, यानी कि कुछ तरमीम करने के बाद, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी चेंजेस की, उन चेंजेस को लाने के बाद सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 में बनाया गया था उसको अडॉप्ट किया फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट वाज इनेक्टेड। जब दो पार्टी आपस में किसी कोई वादा करती हैं कोई काम करने का, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या कोई एग्रीमेंट वगैरह करती हैं, तो उनके राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए कि अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता या अगर कोई किसी का राइट जो है वो इन्फ्रिंज वगैरह करता है, तो उसको कल को कंपनसेट करना पड़ेगा या वो लाइबल होगा। ठीक है। तो किसी पर्सन को लाइबल करने के लिए और अदर पार्टी का जिसका राइट इन्फ्रिंज्ड हो रहा है उसका राइट सेव करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया गया। अब इसकी हिस्ट्री के बाद हम इसके प्रेम्बल पे आते हैं कि इस एक्ट का प्रेम्बल हमें क्या कहता है। तो ये कहते हैं कि द वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इट इज़ एनेक्टेड एज फॉलोज, कि कुछ सर्टेन इसके ऐसे पार्ट्स थे उनको अमेंड करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है इस एक्ट को बनाया गया। इसका शॉर्ट टाइटल से मतलब ये होता है कि हम इसको कहेंगे क्या। तो ये जो एक्ट है ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, 1872 मतलब ये कि इस ईयर में ये एक्ट बनाया गया था। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन और कमेंसमेंट आ जाती है कि ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है, किन किन चीज़ों पे, किन किन टेरिटरीज़ पे ये अप्लाई होगा और कब ये कमेंस्ड हुआ था, कब बनाया गया था। तो ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर जो है चेंजेस नहीं हुई थी, दैट्स वाई मैंने इसको कट करके पाकिस्तान लिखा है कि ये पूरे पाकिस्तान पे एक्सटेंड करता है। और ये कब इन्फोर्स हुआ था, ये कम इन टू फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 में इसकी कमेंसमेंट हुई थी, उस दिन से ये लागू होना शुरू हुआ था और ये पूरे पाकिस्तान पे एक्सटेंड करता है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, जहाँ कहीं भी एग्रीमेंट किए जाएंगे, तो उनके लिए जो भी लॉ फॉलो किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया जाएगा और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करे जाएंगे वो इस लॉ के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। ठीक है। अब जो सेक्शन 2 है इसका, वो हमें ये कहता है कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अब नीचे जितनी भी वर्ड्स बताए गए हैं उन सब की वही मीनिंग्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, डिफ़ाइन की गई हैं। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अगर अराइज हो जाती है, उसको छोड़कर जो यहाँ पर मीनिंग बताई गई है हमने वही कंसिडर करनी है। ठीक है। अब जो इसका इंटरप्रिटेशन क्लास है वो सबसे पहले हमें प्रपोजल के बारे में बताता है कि प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल को सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो उसको हम ऑफ़र भी कहते हैं, कि जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफ़र करते हो। वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other
टू सच एक्ट एब्सटिनेंस ही इज़ सेड टू मेक अ प्रपोजल। सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहें कि जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए ऑफ़र करते हैं, जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफ़र करता है किसी चीज़ के बारे में, अपना इरादा बताता है कि भाई मैं ये काम करने वाला हूँ या मैं ये काम नहीं करूँगा, और इस व्यू के साथ कि इसमें जिस पर्सन को वो ये ऑफ़र कर रहा है, जिससे वो अपनी विलिंगनेस का इजहार कर रहा है, वो अपना कंसेंट दे उससे रिलेटेड कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम सिंपल लेते हैं कि ए जो है बी से कहता है कि भाई मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे 10 आम की पेटियाँ देना। तो यहाँ पर ए ने क्या करा, ऑफ़र करी कि मैं जो है तुम्हें 50,000 दूंगा, और किस नियत से करी कि वो बी से उसकी कंसेंट ले रहा है, बी से उसकी विलिंगनेस मांग रहा है कि भाई तुम मुझे 10 आम की पेटियाँ दोगे अगर मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, इसकी इस ऑफ़र को, कि उसने प्रपोज़ किया, उसने प्रपोज़ल दिया। तो जब भी आप क्या करते हो, किसी चीज़ का इरादा रखते हुए किसी दूसरे पर्सन को ऑफ़र करते हो, तो उसको हम प्रपोज़ल कहते हैं। अब यहीं पर जो हमारी सेकंड डेफिनेशन आती है वो आती है प्रॉमिस की। प्रॉमिस का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ए ने कहा कि आप मुझे 10 आम की पेटियां दें, मैं आपको 50,000 दूंगा। बी ने उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, मैं आपको 10 आम की पेटियां देने के लिए राज़ी हूँ, आप मुझे 50,000 दें। अब यहाँ पर ए की दी हुई जो प्रपोजल थी 50,000 वाली, वो बी ने एक्सेप्ट कर ली। दैट मीन्स कि ए का जो प्रपोजल था वो अब प्रॉमिस बन गया, उन दोनों के दरमियान वादा हो गया एक। तो जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको फिर हम प्रॉमिस कहते हैं, ऑफर से कन्वर्ट होकर फिर वो वादा बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सी जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, सी क्लास में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में बताती है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। वो पर्सन जो प्रपोजल दे रहा होता है उसको हम प्रॉमिसर कहते हैं। ए जो है प्रपोजल दे रहा था कि मैं आपको 50,000 दूंगा, तो ए को हम यहाँ पर हम प्रोमिसर कहेंगे। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। और वो पर्सन जिसको आप ऑफ़र कर रहे होते हो और आपकी वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको हम प्रोमिसी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ए था वो प्रोमिसर कहा जाएगा, और जो बी था जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया उसको हम प्रोमिसी कहेंगे। ठीक है, देन इसके बाद डी क्लास है इसका, उसमें बताया गया है कंसिडरेशन के बारे में। अब कंसिडरेशन क्या होती है, कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु हैज़ डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstain or promise is called a consideration for the promise. सिंपल वर्ड में हम इसको समझें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर, यानी कि प्रोमिसर जो प्रपोजल देने वाला बंदा था जिसने ऑफ़र की थी, उसकी डिज़ायर पे, उसकी ख्वाहिश पे प्रोमिसी क्या करता है, एग्री हो जाता है कोई भी काम करने के लिए, या फिर प्रोमिसर की डिज़ायर पर वो कोई भी काम करने से रुक जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रॉमिस की कंसिडरेशन कहते हैं। अब ए और बी दोनों के दरमियान एक प्रॉमिस बना। ए ने प्रपोजल दिया कि भाई मैं आपको 50,000 दूंगा, आप मुझे 10 आम की पेटियां दें। यहाँ पर बी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको 10 आम की पेटियां देने के लिए तैयार हूँ। ए जो है वो बी को 50,000 देगा और बी जो है बदले में उसको आम की 10 पेटियां देगा। तो ये जो 10 आम की पेटियां देना था ये कंसिडरेशन कहलाएगा उस प्रॉमिस की जो उन दोनों के दरमियान हुआ था। ठीक है, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगी कि ए उसको 50,000 देगा। ठीक, देन हमारा एग्रीमेंट आ जाता है कि हम एग्रीमेंट किसको कहते हैं। अब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सिंपल वर्ड में इसको समझे तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉमिस हुआ दो पार्टीज़ के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में प्रॉमिस हुआ, या सेट ऑफ प्रॉमिस यानी कि एक से ज़्यादा अगर प्रोमिसेस वगैरह हैं, और उस प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन भी इंक्लूड है,
अब यहाँ पर अभी अभी हमने समझा है कि ए ने 50,000 देने थे, तो बी की कंसिड्रेशन है 50,000 मिलना उसको, और यहाँ पे बी ने आम की पेटियाँ देनी थी, तो ए की कंसिड्रेशन क्या है कि उसको 10 आम की पेटियाँ मिलेंगी। दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपको सेल करूँगा, और उसने कहा ठीक है मैं आपसे ख़रीदूँगा। तो यहाँ पर ये वादा हुआ। अब इन दोनों वादों के दरमियान जो कंसिड्रेशन भी मौजूद है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट एक किया है। तो कोई भी प्रॉमिस जब दो पार्टीज़ के दरमियान होता है और उस प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन भी शामिल हो, ठीक है, तो उसको हम फिर एग्रीमेंट कहते हैं। अब जो हमारा एफ क्लॉज है वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में बताता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? promises which form the consideration or part of the consideration for each other called reciprocal promises। आपने कोई भी ऐसा वादा किया जिसके बदले में दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही हो, यानी कि कोई एक वादा है, कोई एक एग्रीमेंट किया, जैसा कि अभी अभी हमने ए और बी की एग्जांपल से समझा कि ए की कंसिडरेशन थी उसको 10 आम की पेटियां मिलनी थी, बदले में बी को क्या मिल रहा था? बी को मिल रहे थे 50,000। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 दूंगा, और उसकी कंसिडरेशन थी 10 आम की पेटियां मिलेंगी। बी ने प्रॉमिस किया मैं आपको 10 आम की पेटियां दूंगा, और उसकी कंसिडरेशन क्या थी कि उसको 50,000 मिलेंगे। तो कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसके बदले में दोनों आपस में पार्टीज प्रोमिसेस करती हों और उसमें कंसिडरेशन दोनों पार्टीज को मिल रही हो, दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन शामिल हो, तो प्रॉमिस के बदले में कोई प्रॉमिस किया जाए तो उसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। देन इसके बाद हमारा जी क्लॉज आता है। जी क्लॉज में बताया गया है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के अकॉर्डिंगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, यानी कि कोई ऐसा आप प्रॉमिस कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो हमारे लॉ में प्रोहिबिटेड है, जिसको लॉ ने मना किया है, तो ऐसा कोई भी अगर आपने एग्रीमेंट किया और वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकता, तो वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि इलीगल, आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए। देन इसके बाद हमारा एच क्लास आ जाता है। एच क्लास में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट कौन से? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप लॉ के अकॉर्डिंगली इन्फोर्स करवा सकते हो, यानी कि वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो, लॉफुल हो, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट नहीं हो, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर आप करते हो और वो इन्फोर्स भी करवा सकते हो, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देन इसके बाद हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है आई क्लॉज में। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट जो किसी एक पार्टी, देखें हमेशा प्रोमिसेस में या हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में दो पार्टियां होती हैं, ठीक है, दो पार्टी का होना ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी जो है उसके ऑप्शन पे वो एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता हो, लेकिन वहीं पे जो अदर पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो अगर इन्फोर्स करवाए तो उसका राइट इन्फ्रिंज्ड होता है। ठीक है, और उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल भी करवा सकती है। तो ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो कि एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी कैंसिल करवाए जा सकते हो, उनको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि वॉइड एबल, कि ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जिसको आप वॉइड करवा सकते हो, आपने कैंसिल नहीं किया तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वो कम होती हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे होते, ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो होते हैं उनको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। के बाद हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं कि अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम उसको कहते हैं कि आ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जब आप उसको इन्फोर्स करवाओ तो वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, यानी कि लॉ के अगेंस्ट हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, कुछ कंडीशंस फुलफिल ना हुई भी हो, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होगा उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
तो इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लास या इंटरप्रिटेशन क्लास, आप कुछ भी कहना है उसको, उसके बारे में पढ़ा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से इन तमाम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।